यहाँ पर कौन लगा दिया है? गूंजता है, कल पूरा सेशन में आवाज़ गूंजा है। आप कहते क्या उसको? पूरा आवाज़ गूंजा है कल। ठीक है, कल पढ़ क्या रहे थे? हाँ, कल हमने एक चीज पढ़ा था, 1857 का रिवोल्ट। कल के क्लास में इसको फिनिश किया गया। बिहार में कहाँ से शुरू हुआ था? भाई बिहार में शुरू कहाँ से हुआ था? हाँ देखिए तो कितना अच्छा बता दिए। देवघर में कै तारीख को? हाँ 12 जून को शुरू हुआ था। फिर वहां से पटना में कै तारीख, मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था? हाँ पीर अली में। यहाँ के बाद चले थे हम लोग गया के बाद आरा, जगदीशपुर, मुख्य केंद्र तो वहीं था ना। एक छोटा आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, मैं बहुत जल्दी इसको पढ़ा लूँगा। 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वही चीज़ है जैसे चंपारण सत्याग्रह की अवधि क्या है? अवधि बोर्ड पर लिखा गया है सर कि अवधि कितना? 1917। इसको नेतृत्व किसने दिया था? नेतृत्व किसका था इसमें? सीधे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। उनमें सहयोगी कौन थे गांधी के इस आंदोलन में? मुख्य रूप से सहयोग किनका था? कौन कोऑपरेशन कर रहे थे गांधी को? मुख्यतः सहयोग किसका था? हाँ एक लंबी लिस्ट है। राजकुमार शुक्ल तो गांधी को निवेदन करके लाए ही, फिर आगे घटनाक्रम भी पढ़ेंगे। शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, कुछ फेमस नाम लिख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे इसमें। ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह भी इसका हिस्सा बने थे। अनुग्रह नारायण सिंह। उसके बाद मजहरुल हक भी थे। मोतिहारी में गोरख सिंह, जी हाँ। चलो, इसका कारण क्या था? तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था। चलो आप ही का शब्द लिख देते हैं मेरे भाई। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था। ये तीन कठिया प्रथा का कंसेप्ट क्या है कि प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि पर अपने 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसलिए तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध में इसे शुरू किया गया था। दूसरी, किसानों के पक्ष में था। किसानों के पक्ष में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। किसानों के पक्ष में इसे शुरू किया गया था। पूरा घटनाक्रम क्या रहा? घटनाक्रम क्या था और परिणाम क्या हुआ? तो घटनाक्रम मैं भाषा में लिखवा दूंगा, परिणाम डायग्राम में बांध लेना। परिणाम क्या हुआ कि इसमें नील कमेटी का गठन हुआ, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के नाम से। नील कमेटी का गठन हुआ था किस नाम से? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के नाम से इसका गठन हुआ। और गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य रहे थे। गांधी भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए। उन्होंने इसी कमेटी के सिफारिश पर नील कृषि को समाप्त कर दिया गया और किसानों को 25% हर्जाना भी दी गई थी। अब घटनाक्रम को एक बार भाषा में लिख देते हैं। इतनी ही बातों को पढ़ना होता है। अब इसको जितना देर में हमसे पढ़ लो, यह आप पर निर्भर करता है। कहोगे तो दिन भर इसी को पढ़ाएंगे। वो बतख मियाँ वाली घटना जोड़ देते हैं ना, बोलने के क्रम में आते हैं।
बटक मियाँ के साथ साथ एलिस को भी जोड़ देते हैं, क्या ही चिंता करते हो। किसका किसका? नहीं नहीं, इसका डेट वोट नहीं लिखिए, इसका डेट मत लिखिए। ये 9 अप्रैल को गांधी जी जो है 10 अप्रैल को पटना से चले थे और 17 अप्रैल को चंपारण में उन्होंने 16 अप्रैल को मोतिहारी में इसका शुरू किया था। हाँ, बहुत सारा लोग था, हमने तो ये भी कहा है कि बहुत सारा लोग था। अब इसमें बस थोड़ा सुना दिए हैं आपको, और बस इस घटनाक्रम को अब सुन लो एक बार, 5-10 मिनट खूब प्रेम से सुन लेना। ठीक है, नील कमेटी यानी चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया गया और इसी कमेटी के सिफारिश पर नील कृषि को समाप्त किया गया। गांधी भी इस कमेटी के एक मेंबर थे, गांधी भी इस कमेटी के एक सदस्य थे। घटनाक्रम पर बात करें, सब लोग इसमें जितना हो सब लोगों को फेज 3 देना है कि कोई फेज 4 वाला भी केवल है? सबको फेज 3, आपको फेज 4, आपको भी कोई बात नहीं, और अभी फेज 4 है। तब उनको भी कौन समय है? सोने का समय उनके पास भी नहीं है। आप फेज 3 वाला को तो अब खैर सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि री एग्जाम में हमेशा कट ऑफ बढ़ा है। आज तक का इतिहास रहा है कि जब जब री एग्जाम हुआ है ना, कट ऑफ बढ़ जाता है। हाँ, कुछ कट ऑफ भी बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों के पास समय मिल जाता है पढ़ने के लिए, और फिर वो लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जितना लोग पिछला बार मेरिट से बाहर रहा होगा ना, इस बार कोशिश करेगा कि जान धुन के आ जाए, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ जाता है। हाँ, ये बाहर सर्विस कमीशन है, बीपीएससी जो है बाहर सर्विस कमीशन है। हाँ, कुछ भी करा सकता है। हाँ, और एग्जाम भी जब मन करेगा तो ले लेगा, चिंता मत करिएगा। उस 27 को कहा है, अगर मुड़िया आएगा तो 21 को ले लेगा, अभी समय है उसके बाद। कहेगा छोड़ो 27 तक काहे वेट करेगा, आओ 21 को ले लेते हैं, तो 21 में फरिया लेगा। लेकिन अभी तो बोला है कि 27 को लेंगे। अरे गेस्ट टीचर वाला इशू हटाइए, तो 10+2 में ना गेस्ट टीचर होता है जी। 10+2 में गेस्ट टीचर है। अरे नहीं है, कहीं हाई स्कूल में नहीं है। जो हाई स्कूल अपग्रेड होकर के 10+2 बना ना, तो उसमें 10+2 में नहीं जाएगा गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर का कंसेप्ट ही आया था 10+2 के लिए। उसमें आपको अब इसमें देख रहे हैं कि पीआरटी वाला भयभीत है, छत भी छत पड़ा है कि सर गेस्ट टीचर को 5 अंक, तुम में क्या गया। 10+2 तो ऐसे भी जो है अभी भी बहुत सारे उसमें प्रतियोगिता कम है। 10+2 में प्रतियोगिता कम है। जितना संघर्ष पीआरटी को करना है उतना जितना संघर्ष पीआरटी को करना है उतना पीजीटी में नहीं है। तो सब मार देगा, सब उड़ा देगा। चलिए भाई, घटनाक्रम एक बार सुनो, घटनाक्रम सुनो कि टोटल घटनाक्रम क्या है। पहले सुना दे रहा हूं, 5 मिनट एकाग्रता से सुनना। चंपारण जो तराई का क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से तराई का क्षेत्र है। तराई आप जानते हो कि सर पर्वतपादीय क्षेत्रों में जो पर्वतों के बाद पहला क्षेत्र होता है भाबर होता है, अब भाबर के नीचे तराई क्षेत्र है। यह तराई क्षेत्र जहां नदियां पुनर्यौवन को प्राप्त करती है, नदियां पुनर्जीवित होती है, उपजाऊ क्षेत्र है। और जहां उपजाऊ क्षेत्र है, नजर उसी पर किसी का रहेगा ना, और इसीलिए तराई क्षेत्रों का ज्यादा शोषण हुआ। इन क्षेत्रों में
नील की खेती शुरू की गई। नील क्या है? वही कपड़ा रंगने के लिए प्राकृतिक रूप से वह नील से रंगा जाता था। प्राकृतिक साधन है, उसके प्राकृतिक साधन है। नील एक वाणिज्यिक कृषि है, रोपण कृषि था, और नील की खेती दो प्रकार से कराई जाती थी। नील की खेती भी दो प्रकार से कराया जाता था। जो एक खेती होता था उसको जियारत बोलते थे, एक खेती जियारत बोलते थे। एक जियारत बोलते थे और दूसरा असामी बार बोलते थे। एक जियारत था, जियारत या जिरात, जिरात का नाम सुना है ना? हाँ, जिरात। और एक असामी बार होता था, असामी बार। दोनों को थोड़ा गहराई समझा देते हैं। नील की खेती कितने प्रकार से कराते थे? एक जिरात में कराते थे और दूसरा असामी बार। आज भी गांव में जाइएगा ना तो लोग कहेगा ये जिरात है। किधर जिरात है रे? तो फल्ला बाबू का जिरात है। वो फल्ला बाबू दलाल थे अंग्रेजों के। जिरात तो ऐसे लोगों को नहीं मिला, ठीक है? हाँ, ये हकीकत है कि जिरात जितने लोगों के पास है ना वो सब दलाल वाला आदमी था अंग्रेज के। हाँ, तो वो दलाल थे अंग्रेज बन के, तबे जिरात मिलल है। ए तब बिक गया ना। उसके बाद 1917 की घटनाएं घट रही है नहीं ये। उसके बाद भूमि हस्तांतरणीय है, एक से दूसरे में पहुंच गई। लोगों ने उसको कट्ठा कट्ठा में बांट दिया। अभी भी बहुत जगह जिरात पड़ा हुआ है। चलो सुनो, ऑनलाइन वाला सब देख रहा है, सबको भी पता होगा जिरात है ना तुम लोग के गांव में। भाई जिसके गांव में है लिखो, यस लिखो। अब ये जिरात किसको बोलते थे और बताइए कि इसमें जो बगान मालिक थे, ये बगान मालिक अपना हल बैल से अपनी भूमि पर रैयतों के माध्यम से, रैयत द्वारा जो नील की खेती कराई जाती थी उसे जिरात बोला जाता था। बगान मालिकों के अपना जमीन होता था, अपना हल बैल होता था, अपना पूंजी होता था। अब किसानों को बुला करके यहां खेती कराते थे, उसको जिरात कहा जाता था। ठीक है? सब बात को लिख दिए हैं। असामी बार क्या है कि इसमें रैयत का ही हल बैल होगा, रैयत का हल बैल होगा और भूमि भी उसी की होगी, भूमि भी उसी की होगी। इसी असामी बार प्रथा से संबंधित था तीन कठिया प्रथा। इसी से संबंधित था तीन कठिया प्रथा। अब नाम सुना है? किससे संबंधित था रे भाई तीन कठिया प्रथा? असामी बार से सुना है? असामी है। आज भी गांव में जो बटैया खेती होती करता है उसको बोलता है नहीं तुम्हारा कितना असामी है रे। असामी मतलब क्या है? ये तुम्हारा खेती कर रहा होता है। हाँ, बटैया वाले को असामी। असामी बोलते थे, सब जगह होता था। अब ये ज्यादा चंपारण में होता था। कारण क्या है कि चंपारण में नील का खेती होता था, तो जिरात और चंपारण में ना मिलेगा। इसलिए मोतिहारी वाला आदमी सब कहा है कि सर भवानीपुर जिरात था, हुए भवानीपुर जिरात। अब भवानीपुर जिरात तो शहर बन गया है। हाँ, वो तो अब शहर बन गया है। अब तो बहुत घर बन गया, बहुत कोचिंग खुल गया है भवानीपुर जिरात में। नहीं खुल गया है? हाँ, महिला कॉलेज तो पहले से है, कोचिंग भी बहुत खुल गया है वहाँ पर। ठीक है? अच्छा से पढ़ना है तो मोतिहारी में मत जाना। तुम लोग भी अपना बाल बच्चा को मोतिहारी से भगा देना। पक्का कह रहे हैं, भले ले आगे बेतिया पढ़वा देना, वो ठीक है, लेकिन मोतिहारी में मत पढ़वाना। कारण क्या है? हाँ, कि माहौल शुरू से बिगड़ल है। ये कौन खींच दिया अलगे से चिट्ठी? कोई बात नहीं, उसको भी लिखने पढ़ने दो। ऐसे बच्चे होते हैं ना।
थोड़ा हटाओ, ये सब बातें नहीं चलेगी। अब यहां देखें, अब नील की खेती में कहां से दिक्कत हुई। पश्चिमी चंपारण में एगो कोठी था, बेलवा कोठी, नाम सुना है आप लोगों ने? बेलवा कोठी। एगो अभिनेता है बॉलीवुड में, मनोज बाजपेयी, नाम सुना है उनका? प्रकाश झा के चहेते अभिनेता हैं। फिल्म आरक्षण, उत्तवेला, के कोचिंग सेंटर, ये सब फिल्म की बातें बता रहा हूं। तो उन्हीं के गांव है बेलवा कोठी। तो बेलवा में पहले कोठी था, अंग्रेज वही रहा करते थे। वहां एक अधिकारी था एमन, नाम सुनो भाई, बेलवा कोठी में अधिकारी कौन था? एमन अधिकारी था बेलवा कोठी में, बड़ी क्रूर अधिकारी था। वो एमन जब जाता था तो उसके साथ जो है सेना चलती थी। नील के खेती में किसानों को देखने के लिए जाता था कि ठीक से सब खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो घोड़ा पर चढ़ के जाता था। देखो कितने पागल थे, हम लोग को जानवर से भी बदतर समझते थे। गुस्सा तो इतना आता है कि आज भी उल्टा लटका दे, लेकिन खुल करके बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हाँ डिप्लोमेसी ऐसा है कि आप खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक आया था अमृतसर घूमने के लिए, तो उन्हें वहाँ विजिटर्स बुक में लिखा है कि ब्रिटिश इतिहास का सबसे काला धब्बा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हम कहें कि आज समझ में आया, उस समय नहीं समझ में आया। सुनिए, अब ये एमन घूमने के लिए जाता था, घोड़ा पर से कूद जाता था, घोड़वे पर से कूद जाता था। अगर उसके पैर में चोट लग गई खेत में तो कोड़ा बरसाया करता था किसानों पर जिसकी खेत होती थी। कोड़ा बरसा के टास्क देता था कि जब दूसरे खेत का जांच कर रहे हैं तब तक तुम अपने खेत में रेंगते रहो। रेंगना समझते हैं ना, यहां से रेंगते रहो इसमें। आज जब हम चले जाएंगे तब फिर खेत की जुताई करेगा, कल फिर आएंगे। अब एक ही दिन में इतना ना कोड़ा बरसा दिया होता था कि लोग रात रात भर हल बैल लेकर के खेती में रहता था, ये कैसे ही जुताई अच्छा कर दिया जाए। ये क्रूरता थी। दूसरा कि एक तो लोगों के साथ क्रूरताएं चल रही थी, दूसरा नील की खेती के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जिस खेत में नील को उपजाया जाता था ना, वहाँ 6 से 7 वर्ष के लिए वह भूमि बंजर हो जाती थी। 6 से 7 वर्ष के लिए वह भूमि बंजर भूमि हो जाती थी। तकलीफ है कोई? 6-7 वर्ष के लिए वह भूमि बंजर भूमि हो जाता था। उसके बाद उसमें कोई फसल अच्छा से नहीं होता था। कोई किसान अब लगाना चाहेगा जी? नहीं लगाना चाहेगा। इस मामले को लेकर के चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल लखनऊ पहुंच रहे हैं। उनके साथ हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, रामदयालु सिंह, पीर मोहम्मद, ये सब लोग गए। 4-5-6 लोगों का टीम था। ये लखनऊ गए थे। हालांकि इनका जो प्राथमिक उद्देश्य था ये गांधी जी से मिलने का नहीं था। प्राथमिक उद्देश्य था कि चलते हैं इसको पेपर में निकलवाते हैं। आज भी कहता है ना कि पेपर में खबर निकलवा दो, तो ये लोग पेपर में निकलवाने गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्रकार थे गोरखपुर के। गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्रकार थे, गोरखपुर के पत्रकार थे। उनकी एक पत्रिका थी प्रताप। कौन सी पत्रिका थी? प्रताप। उनकी एक पत्रिका रही है प्रताप। इसी प्रताप पत्रिका में निकलवाने के लिए गए थे गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने के लिए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा हम तो छाप देंगे, लेकिन बढ़िया है कि महात्मा गांधी पहुंचे हुए हैं लखनऊ में। अब वो ऐसे मैटर पर उनका बड़ा लंबा अनुभव है, आप लोग उनसे एक बार मिलो, वो निश्चित रूप से आप लोगों का मदद करेंगे और अच्छा मदद करेंगे। फिर घटनाएं क्या घटी?
राजकुमार शुक्ल ने गांधी से मिला। गांधी ने कहा कि चलो ठीक है। दिसंबर 1916 में मिले थे। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं कलकत्ता, कलकत्ता से आकर के आप लोग से मिलेंगे। घटनाक्रम यहीं से करवट लेना शुरू किया कि 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। 10 अप्रैल 1917 को गांधी पटना पहुंचे। आप पटना पहुंचे तो उनका स्वागत किसने किया? तो जो वकील वर्ग के लोग होंगे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज बिहारी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, इन लोगों ने स्वागत किया और कहा कि हम भी चलेंगे। मुजफ्फरपुर गए, वहाँ रामदयालु सिंह मिल गए। नाम सुना है ना, रामदयालु सिंह स्टेशन उनका भी है एगो नाम पर, रामदयालु स्टेशन। हाँ, राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, जमींदार नहीं लेना, ठीक है। हाँ सुनो, अब रामदयालु सिंह मिल गए मुजफ्फरपुर में। फिर उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। तो हुआ कि रुकेंगे कहाँ? तो मोतिहारी में एक वकील थे, गोरख ठाकुर, बहुत चले हुए वकील थे। बिलवनवा में रहता थे। अभी बिलवनवा जो है ना मोतिहारी का, वहीं देखना एगो, हाँ है, खंडहर है, अच्छा मोहल्ला है, एगो गेट बना हुआ है, गोरख सिंह द्वार, पोस्ट ऑफिस के सामने। उसी रास्ते से कहा जाता है कि गांधी जी गए थे बिलवनवा में। अब देखो, गांधी जी गए बिलवनवा, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था, उस मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया कि गांधी यथाशीघ्र चंपारण को खाली करो, धारा 144 लागू किया जा रहा है। गांधी जी ने कहा कि धारा 144, देखो इंसान के पास जब फॉलोअर होता है ना, तो उसकी ताकतें फौलादी हो जाती है। सच है, नहीं, फॉलोअर्स को देख करके ताकतें फौलादी हो जाती है। हम लोग भी देखते हैं कि क्लास में बच्चे बहुत बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो मन एकदम फौलादी हो जाता है कि सब कुछ कर गुजारेंगे, और देख रहे हैं कि ढुलमुलवा सब आ गया, तो मन वाला बात भी नहीं निकलता है कि यार क्या करें इस सब में। तो वही स्थिति था। गांधी ने पहली बार देखा कि जिस रास्ते से जा रहे थे, वो रास्ता अपने आप ब्लॉक होता जा रहा था लोगों से। हाथी, घोड़ा, पालकी, ये गांधी के जुलूस का हिस्सा बन रहा था। जिसके पास हाथी थी वो हाथी लेकर के निकल गया, घोड़ा वाला घोड़ा लेकर के निकल गया। कहा गांधी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अब कोई लौटेगा वहां से कोई नेता? गांधी ने कहा इस 144 को छोड़ देते हैं और हम नहीं जाएंगे। अंग्रेजों के लिए सांकेतिक पहला विरोध। भारत में पहली बार किसी नेता ने अंग्रेजों के सामने इतना बड़ा चैलेंज किया था कि हम नहीं जाएंगे। विनम्रता से कहे थे हम नहीं जाएंगे। समझ रहा है कितना खतरनाक बात है? इससे पहले लोग बहुत उद्दंडता किए, लेकिन छुप छुप के, और अब की बार सामने से विनम्रता से नहीं जाएंगे। मजिस्ट्रेट कहा ठीक है नहीं जाएंगे तो रहिए, लेकिन आराम से रहिए। हाँ नहीं जाइएगा तो क्या करेंगे, रहिए लेकिन आराम से रहिए, तूफान मत मचाइए। वहाँ से वो चंद्रहिया गए। एक गांव नाम सुने होंगे, चंद्रहिया सुने हैं? आज चंद्रहिया में जाकर के किसानों का उन्होंने रिपोर्ट लिया कि बताओ क्या होता है। किसानों के कहा कि हुजूर अभी पूछिए ही नहीं कि क्या नहीं होता है। जब व्यथा को गांधी ने सुना तो कहा कि मर मिटेंगे लेकिन नहीं जाएंगे। वही मोतिहारी में थे, तो इरविन वहां का अधिकारी था। नाम क्या था? इरविन, लॉर्ड इरविन नहीं, ये हाँ ये अधिकारी था वहां का, चंपारण का। अब वो कहा कि तो बहुत खतरा बनते जा रहा है भाई। तो वहीं पर एक खाना बनाने वाला था, नाम क्या था उसका? बतख मियाँ। हाँ वो बतख मियाँ एक रसोइया था। उस बतख मियाँ को उन्होंने कहा कि सुनो, इस आदमी को इस दुनिया से भेजो, दूध पीने के लिए दो और दूध में जहर डाल दो। लेकिन बतख मियाँ के उससे ईमानदारी और नैतिकता के सैल्यूट है। नहीं सैल्यूट है क्या? हाँ, लेकिन इतिहास गौण हो गया था। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ करके इसको मेन धारा में ला दिया, नहीं तो इतिहास में ही गौण था, कहीं नाम ही नहीं मिलता था। हाँ निश्चित रूप से, हाँ इधर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ करके बतख मियाँ को नाम ला दिया। अब उस बतख मियाँ की जमीर जाग गई। कहते हैं ना कि जमीर जग जाना, नहीं सुना है क्या? हाँ कि जमीर जग जाएगा। महिलाएं धमकी देती है कि देखो जिस दिन
औरत होने का जमीर जग गया ना, उस दिन कोई नहीं बचाएगा, है कि नहीं है? हाँ, तो जमीर सबका होता है, चिंता मत करो, लड़का सबको भी जमीर होता है कि नहीं है? तो किसी का भी जमीर जग जाए तो निश्चित रूप से बड़ा खतरा हो जाता है, ठीक है? तो जमीर जगने मत देना किसी का। अब बतख मियाँ ने मना कर दिया। फिर गांधी जी वहाँ से पश्चिमी चंपारण जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में एक जगह है धनकुटवा, नाम सुना है क्या तुम लोग? धनकुटवा कौन जगह है? धनकुटवा, नरकटियागंज के पास। वही एक नदी बहती है पंडई, एक नदी बहती है पंडई नदी। गांधी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पंडई नदी में कुछ महिलाएं स्नान कर रही हैं, और जब तक गांधी का जत्था वहां से गुजर रहा था वो महिलाएं नदी से बाहर नहीं हुई। ये इसलिए बाहर नहीं हुई क्योंकि उन महिलाओं के पास एक ही कपड़ा था जिसको वो नदी किनारे रख करके स्नान कर रही थी, और ये व्यथा गांधी के मतलब दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि अरे, जिस देश में आधी आबादी, चाहे एक बड़ी आबादी, इस तरीक़ा से जी रही हो, वहाँ इतना कपड़ा पहन करके जीना नैतिकता नहीं है। तो वहीं पर गांधी जी ने घोषणा किया था कि अब गांधी सिर्फ एक धोती पहनेगा, और अपना एक धोती, उस समय तक 2 धोती यूज करते थे, कि अपना एक धोती इसलिए त्याग रहे हैं कि जिनके पास पहनने के वस्त्र नहीं है उनको ये वस्त्र उपलब्ध हो। अब ब्रिटेन में जाकर के, तो गांधी ऐसे ही महान नहीं है, ब्रिटेन में जाकर के जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय मिले थे वहाँ क्राउन से, तो क्राउन ने कहा, जबकि बहुत बार उस समय बर्केनहेड कह दिया था कि सुनिए गांधी जी थोड़ा बढ़िया से पहने इनके चलिए, हम ही कोट पैंट टाई वही लगा देते हैं, ऐसे ही चलेंगे। और सच में महान लोगों की कपड़ा कोई मानक थोड़े है, ऐसे ही चलेंगे मिलने के लिए। कहा जाता है कि क्राउन की स्टेटमेंट है कि जितना सोचे थे उससे ज़्यादा अर्थनग्न निकला। और गांधी ने कहा था कि जिस देश के सारे वस्त्र आपने पहन रखा है वह देश के लोग तो नंगा ही रहेंगे ना। ये सामान्य बात है जी, अपने आप में विशेष है। और आज तो विधायक के सामने सेल्फी लेने के लिए भी एकदम गाड़ी के सामने धमाल मचेले रहता है। हम चुनाव में देख रहे थे, पता ना वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तब तक जा करके गाड़िए के सामने सो जाता था कि भैया भाभी होंगे रे, भैया भाभी है कि नहीं है? हटाओ, हाँ, इससे किसी नाम के साथ कोई संबंध नहीं है भैया भाभी का, है कि नहीं है? अभी 2 महीना पहले भैया भाभी का खेल अलग ही चल रहा था ही नहीं चल रहा था। हाँ, सब तो भैया भाभी लड़ल था। हाँ, देखिए इसका ये कोई बात हुआ जी, छोड़िए, बताइए गांधी जी कहाँ गए? अब चंपारण है, कहाँ? बेतिया में है। और बेतिया में उन्होंने चंपारण में भितिहरवा आश्रम की स्थापना किया था। कौन सा आश्रम? भितिहरवा आश्रम का स्थापना किया। और उसी भितिहरवा आश्रम में मेरे भाई माँ कस्तूरबा भी आई थी। वहाँ बच्चों को पढ़ा रही थी। एक बार कस्तूरबा जी चली गई गुजरात, गांधी जी अकेले बचल थे। वहीं पर एक छोटा सा कुटिया था, उस कुटिया में बाबा अकेले सोते थे। वहाँ एक अधिकारी था एलिस, वहाँ का एक एनम था, एलिस नहीं एनम था, एक अधिकारी था एनम। बेतिया का अधिकारी कौन था? एनम था। नाम बोल देना, क्या पता किस मोड़ पर मिल जाएंगे राम, ये हमको भी पता नहीं है। खतरनाक क्वेश्चन ऐसे ही बतिये में आ जाता है सब, ठीक है। वहाँ एक अधिकारी था एनम। अब एनम क्या किया मेरे भाई कि हाँ, वो कहा कि गांधी बाबा तुम तो बच गए हो, कहाँ? मोतिहारी में, बेतिया में नहीं बक्से जाओगे तो रतिये में आके झोपड़िया में आग लगा दिया। लगा कि गांधी जी जल गए, लेकिन गांधी जी की किस्मत गजब साथ देती थी। हाँ, वो जाकर के गांव में सुतल थे। हाँ, भोज खाने गए, अब वहीं पर एक मुसलमान भाई थे, उन्हीं के यहाँ सो गए। सुबह में गांधी जी उधर से श्री जन तेरे कहिए जाड़े तेर समाई रे गाते हुए वो नरसिंह मेहता का भजन, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जाड़े पीर पराई रे, गाते हुए उधर से निकल रहे हैं। तो गांधी जी बगल में सोए थे भाई के यहाँ, उनके यहाँ। और ऐसे गांधी की किस्मत बहुत अच्छी रही है, ठीक है। यही घटनाक्रम है। अब इस घटनाक्रम में से आप जिन बातों को कहोगे लिखवा देंगे,
लेकिन हमको लगता है कि अब इसमें बहुत बातें लिखने के लिए नहीं बची हैं, बहुत बातें लिखने के लिए नहीं है। क्या लिखवा दें? अरे कुछ घटनाक्रम लिखवा दें? हाँ लिख लीजिए, 4 लाइन में लिखो, 4 लाइन में कंक्लूड कर देते हैं। महात्मा गांधी, चाहे रुको रुको, वैसे मत फॉर्मेट बनाओ, ऐसे लिखो, फॉर्मेट इतनी शानदार बना लो कि पढ़ने में मजा आ जाए। चंपारण में नील बगान मालिकों को बोलते हैं नीलहों की क्रूरता से त्रस्त होकर, जबरदस्त हिंदी लिखवाते हैं, तुम्हें बोला है कि लिखवा दीजिए सर, क्रूरता से त्रस्त होकर। हाँ, ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसका गूगल मुश्किल से करेगा। क्रूरता से त्रस्त होकर के, सुनिए, क्रूरता से त्रस्त होकर चंपारण के किसान लखनऊ अधिवेशन में इस बात को रखने के लिए लखनऊ पहुंचे, जहां गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल गांधी से मिलकर, अब में परीक्षा का बहुत चीज नहीं है, अब मन लगने के लिए लिखवा दे रहे हैं। लिखवाएं? अरे वाह, तुम ही लोग ने हल्ला करता है कि लिखवाइए सर। तो बोला कौन है? हाँ, ये बोले कि हम ही बोले हैं सर। निश्चित रूप से सबका रोटी खाए हैं हम, सबको संतुष्ट करना है ना। रिजल्ट तो होवे करेगा। अब देखो, इतना अब जान लगा दी है, अब नहीं होगा तो कब होगा? आप ही बताओ तो पहले। तब अभी लगातार यूट्यूब पर भी जो है लगातार आपके से मैंने बिना छुट्टी लिए आपके एग्जाम तक क्लास लेना है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आपका खत्म होगा, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा उसी दिन मैनेजमेंट को बोल दिए कि 6 दिन छुट्टी पर जा रहे हैं। जिस दिन से एग्जाम शुरू होगा आप लोगों का 6 दिन छुट्टी पर जा रहे हैं। बहुत दिन हो गया छुट्टी लिए हुए, और जाना है एकदम भारत भ्रमण पर, उधर कन्याकुमारी घूमने। कभी नहीं जाएंगे? है? दुनिया में एक ही चीज के लिए हमको कोई नहीं रोक सकता है, घूमने के लिए। बागी आदमी है, घूमने के नाम पर कभी निकल जाते हैं। आदमी है पूरा। तुम लोग मेरा फैमिली है कि नहीं है? था 2 काम जीवन में मत करना। चलो मेरे अंतिम लाइन सुनो, मेरा शिष्य है इसलिए बता रहे हैं। 2 काम मत करना, कभी भी घूमने में किसी को पार्टिसिपेट मत करो। जीवन में घूमने का मजा अकेले है। हाँ, एक पिट बैग लो और आराम से घूमो। देखो, किसी दोस्त के साथ भी घूमने मत जाओ। अब मान लो कि हमको मन कर रहा है अभी यहाँ एकदम कोई नेचुरल जगह पर हिमालय के गोद में जाकर के बैठने के लिए,
और हिमालय के उस प्राकृतिक गान को सुनने के लिए। समझ रहा है, एकदम वो शांत जगह पर बैठ करके और सुन रहे होते हैं कि प्रकृति क्या कह रही है। बड़ा आनंद आता है उसमें, सच बता रहे हैं, मजा आ जाता है। और उसमें कोनो दोस्त के लेके चल जाओ, वो खोदेगा, एगो सेल्फी हो जाए एगो वीडियो बना ले, कहेगा भाई अब लेट हो गया, अब चलो आज वहाँ घूमते हैं, हमको मन कर रहा है यहाँ घूमने का, वो कर रहा है वहाँ घूमने का, तो काम चलेगा जी। इसलिए घूमने का काम अकेले करो हमेशा। हाँ, वो तब तो इसका मतलब तुमको घूमने नहीं आता है। अरे घूमने का क्या, इंसान घूमना क्यों जाता है? इसको हल्का करने के लिए ना। अगर इसी को भारी कर लेना हो तो उसके लिए तो यही बहुत है। मैंने आप बताओ, यहाँ से बढ़िया जगह कुछ है घूमने के लिए? नहीं है। आए आए क्या होगा? कहाँ? अब देखिए, अरे भाई वो मेरे साथ ज्योग्राफी सीखने घूमने जाएगा। अब हम जा रहे हैं, मान लो कि गोवा जा रहे हैं, अब गोवा के बीच पे बैठल है, आई वहां जा रहे हैं हमसे ज्योग्राफी सीखने के लिए, ऐसा बात होगा जी? हाँ चलो, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। अभी बंद करो ये सब बातें, मत बोलवाओ हमको। प्लीज पढ़ो, गुस्सा बहुत बातें हो गई, हटाओ, सब रिफ्रेश है। लिखो 5 लाइन में लिखो, 5 लाइन में लिखो, खत्म करो। कहां तक लिखे थे मेरे भाई? हाँ गांधी, हाँ गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर किनसे मिले? गांधी से मिले। गांधी ने चंपारण आने के लिए आश्वस्त किया। गांधी ने चंपारण आने के लिए आश्वस्त किया। आश्वस्त, आश्वस्त किया माने विश्वास दिला दिया। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके रिजल्ट होगी, आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि आएंगे। आश्वस्त किया, सुनो, आश्वस्त किया, एक लाइन लिखो उसी में। इसी क्रम में 9 अप्रैल 1917 को गांधी पटना पहुंचे। 10 या 9 दोनों लिखा रहता है, 10 अप्रैल को या 9 अप्रैल को, दोनों बातें रहती है, चिंता नहीं करना है। गांधी जी पटना पहुंचे, 9/10 दोनों लिख दीजिए, एक वो कौन पकड़ाएगा। देखो बिहार स्पेशल में वेरिएशन बहुत है, ठीक है? दोनों कैसे मार देगा? चलिए, गांधी जी कहाँ पहुंचे? पटना पहुंचे, जहां ब्रज किशोर प्रसाद, इन्हीं की बेटी थी प्रभावती देवी। पढ़ा ना तुम लोग? प्रभावती देवी अगर कौन थी? ये जयप्रकाश नारायण की धर्म पत्नी, आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने वाली एक महान महिला, जिन्होंने इसी कदम अगम कुआं में चरखा, महिला चरखा समिति का गठन किया था। पढ़ के रखबो तब ना रिजल्ट हुई, ठीक है? चलो हटाओ, आगे बढ़ाओ। और कहाँ थे? ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिखे ब्रज किशोर प्रसाद कोमा, कहा है दोनों बात कर रही हैं बहुत। ब्रज किशोर प्रसाद कोमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह ने उनका स्वागत किया। फिर गांधी जी चंपारण की ओर निकले। फिर गांधी चंपारण की ओर निकले। जहां मोतिहारी में उन्होंने
चाहे उन्हें लिखो, उन्होंने नहीं, उन्हें चंपारण छोड़ने का समन मिला, समन, समन कोर्ट से मिलता है, समन मिला, समन, समन नोटिस, जिसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, मानने से अधिकार कर दिया। पैराग्राफ चेंज कर ले, कितना भाषा में लिखिएगा सर, मन तुम लोग का भी थक जाएगा। आओ पैराग्राफ चेंज कर लो एक लाइन में। बेतिया के भीतिहरवा आश्रम में या पश्चिमी चंपारण में भीतिहरवा आश्रम की स्थापना की, पश्चिमी चंपारण में भीतिहरवा आश्रम की स्थापना की, भीतिहरवा आश्रम की स्थापना की। पश्चिमी चंपारण में कौन सा आश्रम बनाया है? भीतिहरवा आश्रम की स्थापना की। चंपारण एग्रीगेरियन समिति, पॉइंट लगा के लिख लो, यहीं पर खत्म करना है। चंपारण, देखिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति, एग्रीगेरियन समिति का, चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन हुआ, जिसके एक सदस्य गांधी भी थे, जिसके एक सदस्य गांधी भी थे। इसी समिति की अनुशंसा पर या सिफारिश पर, इसी समिति की अनुशंसा पर 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 नील कृषि को समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही थी? असहयोग आंदोलन में बिहार, ए भाई चलो पढ़ो ना पहले, आगे पकड़ लेता है बात को, उसी को पकड़े रहता है? चलिए असहयोग आंदोलन पर बात करें, आएगा उसका समय तो बता देंगे, आगे कहीं मिल गया तो चिंता मत करो। असहयोग आंदोलन, अब असहयोग आंदोलन का बैकग्राउंड तो सब लोग पढ़े हो ना, इसका बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है क्या? अरे बैकग्राउंड आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है ना, तो हम केवल बिहार को जोड़ के चलें। सब समय तो कहने ही में लग जाएगा। जैसे असहयोग आंदोलन, इसकी अवधि से जुड़ा हुआ घटनाक्रम क्या है? तो सर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ है। दूसरा, ये जिस दिन शुरू हुआ एक दुखद घटना के साथ शुरू हुआ था। कौन सी घटना हुई थी? इसी दिन तिलक जी का मृत्यु हुआ था, तिलक की मृत्यु हुई थी, और तिलक के जनाजे में इनके 100 यात्रा में महात्मा गांधी और शौकत अली ने इनको कंधा दिया था। शौकत अली इतिहास अमर हो गए। पूछा जाता है कि महात्मा तिलक के 100 यात्रा में किस मुसलमान ने तिलक को कंधा दिया था? शौकत अली ने कंधा दिया था। ठीक है, तिलक की मृत्यु के दिन शुरू हुआ और ये कब तक कंटिन्यू चलता रहा? अब सुनो, 1 अगस्त 1900, अब जब कहवाने पर तुम लोग लगा हुआ है तो हम क्या करें रे मेरे भाई, कहने लगेंगे तो इसी पर आज खत्म हो जाएगा कहानी। बात ठीक नहीं है ना? सुनो, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ तिलक के
मृत्यु के दुखद घटना के साथ शुरू हुआ था, जिनमें मुख्य कार्यक्रम क्या लगाए गए थे? इसमें मुख्य कार्यक्रम क्या था मेरे भाई? मुख्य कार्यक्रम क्या क्या इसके हिस्सा बना हुआ था, कोई बताएगा? मुख्य कार्यक्रम क्या था? सबसे पहले रुको, असहयोग आंदोलन जब शुरू किया गया ना, तो इसका कार्यक्रम था कि उपाधियों का अंत कर देना, अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाएगा, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार होगा, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, और जितने भारतीय हैं वो अपने मामले को पंच निर्णय के द्वारा फरियाएं। यही सब कार्यक्रम इसमें तय किया गया था। दिक्कत है? दिक्कत है? यह आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी ने अपना कैसर ये हिंद की उपाधि लौटा दी थी। गांधी ने कौन सा उपाधि लौटाया? केसर ये हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जबकि कहाँ आप लोग रहते हैं? हम जो पढ़ा देते हैं लकीर खींच दी जाती है रे मेरे भाई। जमुना लाल बजाज ने उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट का उपाधि लौटाया था जलियांवाला बाग में, ठीक है। गांधी जी ने अपना केसर ये हिंद की उपाधि लौटाया है, इसी घटना में लौटाया है। दूसरा कि जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस किया, और इसी के साथ ये आंदोलन की शुरुआत हुई। सैकड़ों लोगों ने वकालतें छोड़ी, अपना नौकरी छोड़ा, अपना पेशा छोड़ा, सरकारी विद्यालय और कॉलेजों को छोड़ा गया, स्वदेशी विद्यालयों की स्थापना शुरू हुई, और इसी स्थापना के क्रम में बिहार विद्यापीठ का स्थापना हुआ था। बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया। बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया। अब आ गया हम लोगों का बिहार। बिहार विद्यापीठ का गठन, देखो बिहार में असहयोग आंदोलन, सुनो, बिहार विद्यापीठ का गठन कब? बिहार विद्यापीठ, इसका गठन हुआ है 1921 में। इसका उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने। फरवरी 1921 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 1921 में। किसने उद्घाटन किया? महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। जबकि इसमें जो कुलपति बनाए गए थे, कुलपति किसे बनाया गया था? इसी के कुलपति बनाए गए थे। कौन? किसे कुलपति बनाया गया था भाई? मजहरुल हक, नाम सुने हो? मजहरुल हक को कुलपति बनाया गया था। मजहरुल हक को कुलपति बनाया गया। मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया था, मजहरुल हक को। इसी के आंदोलन के क्रम में बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया। सदाकत आश्रम की चांसलर, प्रिंसिपल नहीं, सदाकत आश्रम का स्थापना किया गया। कहाँ? पटना में। सदाकत आश्रम का स्थापना किया गया पटना में। पटना में इस सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक। सदाकत आश्रम वाली भूमि किसने दान में दिया था? खैरू मियाँ। दान में किसने दिया था? खैरू मियाँ ने। यह भूमि आज भी कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का जहाँ पार्टी कार्यालय है वही सदाकत आश्रम है। कांग्रेस का जहाँ पार्टी कार्यालय है वहीं से। कितना आदमी देखा है? आए? हाँ भी देखे हैं। वाह, चाय पीने गए थे क्या राहुल गांधी के साथ? आए? कुछ क्या बताओ? ठीक है।
एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखना, फटाफट लिखना। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान जन जागरण कार्यक्रम को चलाने के लिए, जन जागरण कार्यक्रम को चलाने के लिए कार्यक्रम को चलाने के लिए राजेंद्र प्रसाद जन जागरण कार्यक्रम को चलाने के लिए राजेंद्र प्रसाद और कौन, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, दीप नारायण सिंह कार्यक्रम चलाते रहे। कार्यक्रम चलाते रहे दीप नारायण सिंह। एक लाइन लिखो, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखो। असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही (1921) में, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, हाँ प्रिंस ऑफ वेल, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स, बोर्ड पर लिखें, बिहार आए थे, बिहार आए थे जहां उनको विरोध का सामना करना पड़ा। सब धरना प्रदर्शन करके बंद करवा दिया गया, रोको इनको। अब ये अंडरलाइन करके रखना, ये सब पूछने वाली बात है, ठीक है। किसका आगमन हुआ था, कब आगमन हुआ था, ऐसा बातें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कंक्लूड कर दें, कंक्लूड करना है क्योंकि 1-2 दिन में खत्म करना है बिहार स्पेशल। पर आप चेंज करो, 1 फरवरी 1922 को, 1 फरवरी 1922 को 1 फरवरी 1922 को गांधी ने अल्टीमेटम भेजा, गांधी ने अल्टीमेटम भेजा, गांधी ने अल्टीमेटम भेजा। क्या अल्टीमेटम था, अल्टीमेटम, अल्टीमेटम नया शब्द लग रहा है जी, हाँ अल्टीमेटम भेजा। अल्टीमेटम क्या होता है कि ये अंतिम वार्निंग आपको दिया जाता है, लास्ट वार्निंग है, अल्टीमेटम है, इसके बाद अब आपको कोई मौका नहीं देंगे। देखो गांधी ने अल्टीमेटम भेजा, सुनो क्या अल्टीमेटम था। गांधी का अल्टीमेटम था कि 7 दिन के अंदर में यदि राजनीतिक युद्धबंदियों को रिहा नहीं किया गया तो गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय मूवमेंट, इस नॉन कोऑपरेशन से सविनय पर ट्रांसफर करेंगे कि 7 दिन के अंदर में यदि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किए तो अगला कार्यक्रम क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1 तारीख को घोषणा, 7 तारीख को घोषणा खत्म होने वाला था। उसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा पर जाने वाले थे, लेकिन घोषणा खत्म नहीं हो पाया क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों के एक समूह ने थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। इसी घटना के बाद गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को
वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और गांधी को 12 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सुनवाई चली थी दिल्ली चांदनी चौक कोर्ट में, जहां एक जज था ब्रूमफील्ड। क्या नाम था उस जज का? ब्रूमफील्ड। उस ब्रूमफील्ड नाम के जज ने गांधी को कितने वर्ष की सजा सुनाई थी? 6 वर्ष का सजा सुनाया था। कितने वर्ष की सजा? 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। हालांकि गांधी 6 वर्ष पूरा होने से पहले ही, कब? 1924 में रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद गांधी ग्रामीण सृजनात्मक कार्यों में चले गए थे। अब ज़्यादा कथा कहानी नहीं सुन करके अगले टॉपिक की ओर फिट हो जाना है। साइमन कमीशन का बिहार में बहिष्कार 12 मार्च 1922 को। कहाँ से ये याद है हमको, कहाँ से किया गया था? ठीक है, 12 नहीं, उसको 13 कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ सूरतों में 12 है लेकिन ज़्यादा सही 13 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये मैं खुद मिस कर रहा हूँ कि कहाँ से किया गया था। ये कुछ ज़्यादा ही फैक्ट्स हो गया है ना क्योंकि रनिंग में ये बातें नहीं रहती हैं। ठीक है, चलो हाँ सुनिए, एक लाइन और लिख लो, तब लिख ही रहे हो तो। गिरफ्तार किया गया ब्रूमफील्ड नामक जज ने, ब्रूमफील्ड नामक जज ने कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। ब्रूमफील्ड नामक जज ने 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। लेकिन ठीक हो, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण क्या तारीख को? 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। अब आप लोग इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, हमसे उम्मीद मत लगाइए कि इसके बाद मैं स्वराज पढ़ाऊंगा फिर क्रांति में चलूंगा, तब तो बड़ा हो जाएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का दोहरा हो जाएगा। मैं सीधे आपसे बात कर लूंगा साइमन कमीशन पर, सीधे बात करेंगे साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन, बिहार में क्या हालात था साइमन कमीशन के समय? कौन बताएगा साइमन कमीशन? कोई तो बोलेगा, कुछ तो मुंह खोलेगा। साइमन कमीशन इतने ही। रहने दो, हो गया। लड़कियां तो बचती ही, आप भी बच के रहिएगा गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेते समय। ऐसे ही ऐसे ही बोले हैं ठीक है अच्छा, उतना ही जी बता दीजिएगा। चलो तब ठीक है, हम रहेंगे उस दिन, हम ही रहेंगे, देखेंगे कौन कौन भाग रहा है सब। रिपोर्टर में रहेंगे हम, रिपोर्टर में रहेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं है?
हाँ चलो ठीक है, दिल पर मत लेना, आप मेरे लाल लाली हो इसीलिए बोल देते हैं, दिल पर मत लेना, है कि नहीं है। अभी मत सोचना कि हाँ काहे बोल दिया, तो किसको बोलेंगे, तुम ही को बोलेंगे ना, मेरा परिवार तुम लोग हो, तो अच्छी अच्छी बुरी बातें सब आप ही लोगों को बोलते हैं। हाँ कैसे पूछेगा, हाँ मीडिया से। चलिए साइमन कमीशन पर भी बात कर लेते हैं। चलो 2 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं, माना कि आप लोग जो भी पढ़े हो, लेकिन एक बार सुनना, ये साइमन कमीशन मेरे भाई, इसका जो गठन हो रहा था ना 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 साल के बाद, ध्यान से सुनना, 1919 भारत शासन अधिनियम में व्यवस्था किया गया था कि 10 साल के बाद एक कमेटी गठित की जाएगी और वह कमेटी जांच करेगी कि भारतीयों को और कितना सुविधा दिया जाए, कितनी स्वतंत्रता दी जाए, कितना तक ये लोग होशियार हुआ है, इसका परीक्षा वो कमेटी लेगी और उसी आधार पर हम अगला अधिनियम जो बनाएंगे उसमें भारतीयों को उसी आधार पर अधिकार देंगे जो वो कमेटी सिफारिश करेगी। 1919 शुरू में बोले हैं, उस समय कहाँ था दिमाग आपका, 1919 में। अब एक बात बताओ, ये इतना ही सुनने से बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक तो तुम कहे हो कि 1919 में ये प्रावधान था मेरे भाई कि 10 वर्ष के बाद कमेटी का गठन होगा, 10 वर्ष बाद कमेटी का गठन किया जाएगा। कितने समय बाद करेंगे? यहां 10 वर्षों के बाद कमेटी का गठन किया जाएगा और ये कमेटी जो होगी, यह कमेटी जांच करेगी कि भारतीयों के अधिकार और क्या होने चाहिए अगले संविधान के लिए। समस्या कहां हुआ कि ठीक है 10 साल बाद चलो कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा दे देंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि 8 वर्ष के बाद ही आपने इसका गठन कर दिया 1927 में। गठन किया 1900, गठन कब कर दिया? 1927 में गठन किया तो ठीक है, अब हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हो, हमारी जांच करने आ रहे हो, तो हमारे यहाँ के लोगों को भी तो रखा जाना चाहिए ना। अब गठन किया तो तुमने जो समिति बनाया, ये समिति में कितने सदस्य? हाँ 7 सदस्यों की कमेटी आपने बनाई सर, सर साइमन के अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन था? हाँ अध्यक्ष था जॉन साइमन। जॉन साइमन की अध्यक्षता में आपने कमेटी बनाई और आपकी कमेटी आकर के यहाँ पर, आप ही की कमेटी यहाँ पर आकर के और जांच करेगी। जो सातों के सातों सभी ब्रिटिश थे और यही कारण है कि इस कमेटी का नाम दिया गया था श्वेत कमीशन भी। श्वेत कमीशन भी, श्वेत कमीशन नाम दिया गया। यह कमीशन कब? 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँचा? यहाँ बम्बई तट पर पहुँचा और जहाँ से इसके विरोध होने शुरू हुए, लोगों ने नारा लगाना शुरू किया। विरोध में नारा लगाया था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वापस जाओ का नारा लगाया। साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। अब ये घटनाक्रम बहुत बड़ा है मेरे भाई, पूरा घटनाक्रम मैं आपको सुनाने में असमर्थ हूँ। ये इसलिए भी कि समय कम है, डायरेक्ट बिहार पहुँचाना है इसको। ये इसलिए भी क्योंकि अब आपको उत्तर प्रदेश में घुमाएंगे तो सर उत्तर प्रदेश में पंडित नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। पंडित नेहरू को जब लाठियां मार रही थी पुलिस, तो गोविंद वल्लभ पंत ऊपरे से सो गए, हमको मारो लेकिन राजकुमार को छोड़ दो। और ये जब जब कोई और किसी और के लिए लाठी खाया है ना, उसका लाभ शुद्ध के साथ लिया है। जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे तो गोविंद वल्लभ पंत भी खड़े थे कि बॉस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
अब वहां पुलिस की वो लाठी याद है, कहो जा उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश सीएम, आगे इतना से नहीं सधा। फिर वही एमपी वाला कांड कि उत्तर प्रदेश के शेर का जो पैर है वो मध्य प्रदेश के परिसीमन में चला गया था, वो कहे कि मेरा पैर में भुला गया है, तो झांसी को मिला दिया गया किसमें, यूपी में। आज भी पढ़ के अफसोस होता है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि झांसी मतलब मध्य प्रदेश, जबकि जाके देखो झांसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है, अफसोस है। चलिए छोड़ हटाओ, लेके आए बिहार में, यहां बिहार में लेकर के आएंगे मेरे भाई। एक लाइन लिखना, एक चीज, जितने इसमें बहुत सब लोग होंगे मेरे भाई जो पीजीटी टीजीटी के होंगे, नहीं होंगे, हिस्ट्री में पीजीटी और टीजीटी होगा, उनका बोलने का तो हक मेरा नहीं है इस पर, लेकिन मैं थोड़ा सलाह सुझाव दे दूंगा। हाँ, कि आप लोग ये सब चीज़ तो पढ़वे करना, इससे आप लोगों के परीक्षा में बहुत लाभ नहीं होने वाला है। आपको लाभ कहाँ पर मिलेगा पीजीटी को जाकर के, कि इसमें क्या सिफारिश किया था साइमन कमीशन, उस सिफारिश का एक लिस्ट जरूर बना लेना कि इनकी क्या क्या सिफारिशें रही थी, क्योंकि इन्हीं के सिफारिशों पर चर्चा होना था गुलमेज सम्मेलन पे, और इन्हीं की सिफारिशें आई है भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो इनके सिफारिश को आप लोग मत छोड़ना, ठीक है। उसका मतलब 15 गो अप्रॉक्स, बहुत वीवीआई जो है सिफारिश है, उसको मेंशन करके रख लेना है, 15 गो लगभग में है, ठीक है। चलिए लिखो, बिहार में साइमन कमीशन का विरोध, बिहार में साइमन कमीशन का विरोध। यहां बिहार में साइमन कमीशन का विरोध लिखना, अली इमाम, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में यह विरोध हुआ। 12 दिसंबर 1928, इस डेट को लिख करके रखना, 12 दिसंबर 1928, कब मेरे भाई, 12 दिसंबर 1928, 12 दिसंबर 1928, 12 दिसंबर 1928 साइमन कमीशन पटना पहुंचा। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा, साइमन कमीशन पटना पहुंचा। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा, जहां जहां उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। बिहार में थीम सॉन्ग था साइमन भगाने के लिए। हाँ, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। उठो जवानों सवेरा हुआ और साइमन भगाने का बेरा हुआ के नारों के साथ, के नारों के साथ, के नारों के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया गया, के नारों के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है ना, के नारों के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन भगाने वाली एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाया गया था पटना में। एक लाइन लिखो लिखो लिखो, साइमन कमीशन के विरोध के लिए लिख करके रखो, साइमन कमीशन विरोध के लिए, विरोध के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक बुलाया गया।
पटना में जिसकी अध्यक्षता अली इमाम ने की थी, अली इमाम ने किया था। एक बिहार में एक राज्य होता था डुमराव राजा, डुमराव सुने हो क्या? किसके डिस्ट्रिक्ट में है? हाँ, बक्सर वाले में डुमराव के राजा। ये पूरा बिहार विरोध कर रहा था, तो डुमराव के राजा ने साइमन कमीशन के सदस्यों को अतिथि के रूप में बुलाया था कि हे साइमन कमीशन वालों, मेरे आतिथ्य को स्वीकार करो। और वहीं पर रुके हुए थे साइमन कमीशन के समय डुमराव के राजा के यहाँ बक्सर में। देखिए डुमराव के राज खत्म हो गया, डुमराव का राज, हाँ कोई नहीं था, वो खत्म हो गया राज, डुमराव का राज खत्म हो गया। अब सुनो, एक डुमराव ही नहीं मेरे भाई, बेतिया राज खत्म हो गया हम लोगों का। बिहार के सबसे चर्चित राज्यों में से एक राज था बेतिया राज, बहुत चर्चित था। अकबर के समय में तूती बोलती थी। दरभंगा राज खत्म हो गया, और भी हाँ खत्म हो गया, क्योंकि उनके वारिस ही नहीं हुए, एक खन्नार बनते चला गया। हाँ, ये खत्म होता चला गया था, खत्म होना चाहिए। आए हाँ छोड़ो, किला बना हुआ है तो उसी किला पर जो है जाकर के अपना एगो सेल्फी खिंचवा लो। आगे नेक्स्ट टॉपिक भी आज करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन बिहार, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब 2 मिनट इस पर भी बोलना पड़ेगा, ये काम चल जाएगा। सुनिए, सविनय का अर्थ क्या होता है? असहयोग का जहां एक तरफ अर्थ होता है अब मतलब नहीं, सहयोग मतलब सहयोग, सहयोग नहीं करेंगे असहयोग है। आज सविनय क्या है कि ये विदेशी मुल्क के कानून को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देना। सविनय मतलब विनम्रता से अस्वीकार कर देना कि हम नहीं मानते हैं। और सबसे खतरनाक यही है, क्रोधित होकर के अस्वीकार करते हो तो दुख कम होता है, लेकिन विनम्रता से कोई इग्नोर कर दे तो एकदम हर्ट कर जाता है कि ऐसा तुमने कैसे कर सकते हो, नहीं है तो कुछ कह रहा है कि सर इसी में तो लोग कूद जाते हैं। निश्चित रूप से क्रोधित होकर के अगर कर दे तो कहानी, हाँ देखो जीवन में 3 टाइप के लोग हैं, समझ रहा है ना? इस दुनिया में, पूरे दुनिया में 3 टाइप का आदमी है, चाहे कोनो आदमी हो, 3 टाइप का आदमी है। जितने भी रिश्ते चल रहे हैं ना, ये रिश्ते कोई भी हो, यहाँ 3 टाइप के लोग मिलते हैं। एक मिलता है कि दोनों 420 है, दोनों 420 है, सुनो मुझे, अरे दोनों को धोखा दे रहा है दोनों को धोखा दे रहा है। 420 इसी को बोलते हैं। 420 का मतलब कुछ जो है ये नहीं लेना है, ये रिश्तों की बात हो रही है। बहुत सब तो अब घरेलू रिश्तों में भी 420 पड़ गया है कि दोनों को धोखा दे रहा है। वो भी बहाना बना रहा है और वो भी बहाना बना रहा है, किसी भी मैटर पर हो। अब हाँ, वहाँ चैलेंज चल रहा है, दौड़ लगा हुआ है कि कौन किसको कितना ज़्यादा धोखा दे रहा है। तो सब चीज़ें चल रही है। हाँ, घर पर भी धोखा दे रहा है ना, तो मम्मी पापा को भी धोखा दे रहा है, तो मम्मी पापा भी धोखा दे देते हैं, जाओ है कि नहीं है? ये सब में चल रहा है। और दूसरा क्या है कि इसमें
इसमें जो है दोनों जो है, एक एकदम 420 है और दूसरा एकदम ठीक ठाक है, भोला भाला है, भोला भाला है। अब ये 420 वाला तुरंत पकड़ लिया कि आदमी बहुत भोला भाला है, इसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब इसने इसके कमजोरी को पकड़ लिया और उस कमजोरी पर लगातार अटैक करता है। तुरंत उसको पता है कि जैसे गुस्सा पकड़ेंगे उस सरेंडर करके कहेगा सॉरी, माफ कर दो, अब नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, दुनिया चलेगी, बदल जाएगी, ये चलेंगे। हाँ, ऐसे घरेलू चीज़ों में चल रहे हैं सबके साथ। या तो इस टाइप का आदमी मिल जाता है, और नहीं तो तीसरा क्या है कि दोनों ठीक हो सकते हैं, दोनों ठीक हो सकते हैं। इसकी प्रायिकता सबसे कम है, इसकी प्रायिकता सबसे कम है कि दोनों ठीक है और दोनों रियलिटी में जी जाए। ये बहुत नगण्य मात्रा में है, ठीक है। तो उस चीज़ों पर मत लेके जाओ। हाँ, सब इसी को होने का प्रमाण भी करता है। देखता है ना, ब्याह से पहले बहुत लड़का सब है, या किसी के पास पहुंचना होता है उससे पहले वो एकदम चाय देख करके भी उसको वोमिटिंग मार देता है कि अरे चाय नहीं पीते हैं, चाय में निकोटीन मिलता है। लेकिन जैसे ही पहुंच गया तो जब तक सुबह में 2-4 सिगरेट नहीं मारता है, बाथरूम नहीं जाता है। ये तो मेरी बचपन की आदतें रही है कि नहीं है? ये रियलिटी है, समाज की रियलिटी आपको बता रहे हैं। आईना दिखा देना काम है हम लोगों का। अफसोस समय आपका। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चाय नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है। अब उस रियलिटी से अवगत मत करवाओ। और किसी को कुछ पूछना है? अरे पढ़ा देंगे भाई, कल ही पढ़ा देंगे, क्या ही चिंता कर रहे हैं। 1942 का जब आंदोलन पढ़ाएंगे ना, उसमें पढ़ा देंगे। नहीं तो हम क्यों इग्नोर करते? तुमको इतना तो सोचना चाहिए ना कि जो आदमी इतना मेरे साथ जीता है वो क्यों इग्नोर किया। हमको पता है कि 1942 पढ़ाने आएंगे, उसी में उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। जी हाँ, वो देसी शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था कि भारतीय शिक्षक होंगे और भारतीय पद्धति से शिक्षा दी जाएगी। इसी के लिए बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया है। जामिया इस्लामिया भी उसी टाइम में आता। हम बिहार पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए बिहार को पढ़ाएंगे ना मेरे भाई। जामिया इस्लामिया उसी समय आया था, BHU उससे पहले का है।